चलिए गाइस शुरू करें। आइए देखिए, किसी बच्चे ने सवाल किया था हु के बारे में। हु का सीन क्या है गाइस कि अगर टेंस हमारा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब रूटीन से रिलेटेड, रूटीन एक्टिविटीज़, या टेंस हमारा हो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब जो एक्शन टू प्लेस इन पास्ट, जो पास्ट टाइम में कोई घटना घटी। ये दो टेंस पे आपको ध्यान देना है। अब इन दोनों टेंस में इफ सब्जेक्ट इज नॉट नोन, सब्जेक्ट का पता ना हो, सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, सब्जेक्ट दिया गया ना हो, या यूँ समझो कि वी वांट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। सब्जेक्ट मतलब कौन? जो डूअर है, जिसने काम को किया या जो काम को करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट मतलब जो डूअर है। हमें नहीं पता। कैसे नहीं पता? एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल। अब इस लड़की को किसी ने, मेरे नज़र में क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता, किसी ने इस लड़की को डांट दिया। डांटने की इंग्लिश क्या होती है? स्कॉल्ड। तो किसी ने इसको डांटा, मैं यहाँ पर हूँ, ये जो लड़की है ये डांट सुनी है और इसको किसी ने डांटा है। तो जिसने डांटा, डांटने का जिसने काम किया, वो क्या हो गया जी? सब्जेक्ट हो गया। ये लड़की डांट सुनी है, तो ये कौन हो गई? ये ऑब्जेक्ट हो गई। तो हमें ये पता है कि इस लड़की को किसी ने डांटा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसको किसने डांटा है, यानी कि हमें सब्जेक्ट नहीं पता। हम इस लड़की से पूछ रहे थे, एक बात बता, तुझे किसने डांटा? कौन है वो जिसने तुझे डांटा? डांटने वाला कौन? तो हम किसकी तलाश कर रहे हैं? सब्जेक्ट की तलाश कर रहे हैं। हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है। देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, मैंने साफ साफ लिखा है, इफ सब्जेक्ट इज नॉट नोन, सब्जेक्ट का पता ना हो, नॉट गिवन, नहीं दिया गया हो, वी वांट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट, हम जानना चाहते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तब जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा आप देख लीजिए। तो हम उसे क्वेश्चन लगाएंगे हु, मतलब जो इंटेरोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक जो शब्द है वो हु लगाएंगे। हु के बाद हमें डिड नहीं लगाना है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो सीधा आप हु के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाइए, V2 ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट। मैं लिख देता हूं यहां पर पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो यहां पर आप हु लगाएं। अब आप डूडज नहीं लगा सकते। हु के बाद सीधा वर्ब और उसकी लगाया फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर जो फर्स्ट फॉर्म है उसके अंदर आप जोड़ेंगे एस या ES, और यहां पर ऑब्जेक्ट। अब देखिए, तो एग्जाम्पल है कि तुम्हें किसने डांटा, हमने हु लगाया, पास्ट इंडेफिनिट है। अब हम डिड नहीं लगाएंगे, सीधा डांटने की इंग्लिश क्या होगी? स्कॉल्ड होगी, सेकेंड फॉर्म स्कॉल्डेड। तो हु स्कॉल्डेड यू, बनकर तैयार आपका हो गया, तुम्हें किसने डांटा। मान लीजिए ये एक बच्चा है, अब ये बच्चा रो रहा है, इज क्राइंग, दिस चाइल्ड इज क्राइंग। हमने इस बच्चे से पूछा कि बेटा आपको किसने पीटा? बेटा ऑडियो ऑफ कर लीजिए, आपको किसने पीटा? तो हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? कोई बता सकता है किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि इसको जो पीटा है वो कौन है? सब्जेक्ट गायब, ये तो बेचारा ऑब्जेक्ट है, तो मार खा के बैठा हुआ है, रो रहा है। ओके, इसको किसी ने पीटा है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जब भी सब्जेक्ट के बारे में जानना हो तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये डिड डूडज नहीं लगता है। तो तुम्हें किसने पीटा? हु, बीट का सेकेंड फॉर्म भी बीट रहता है, हु बीट यू। नहीं, बीट का सेकेंड बीट रहता है जी। ओके, मान लीजिए कि आप हैं और आपको
किसी ने आपको मेरे बारे में बताया कि कोई बंदा है जो अंग्रेजी सिखाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको किसने बताया मेरे बारे में, किसने बताया? तो हु टोल्ड यू अबाउट मी, हु टोल्ड यू। मान लीजिए कि आपको चोट लग गई कहीं पर, आपके एल्बो में, घुटने में चोट लग गई और किसी ने इस पर क्रीम लगा दिया, तेल लगा दिया, क्रीम लगा दिया। वो लगाने वाले का नाम नहीं पता। आप दिख रहे हो, क्रीम दिख रहा है, लगाने वाला गायब है। तो किसने लगाया? ये सवाल अगर मैं पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा? हु अप्लाइड, सीधा सेकेंड फॉर्म, हु अप्लाइड। मान लो क्रीम ऑन योर ब्रूज, आपके जख्म पे, ब्रूज। इस पे नहीं, ऐसे होगा। तो ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब अगर कोई बंदा रूटीन में कुछ करता है, जैसे ये आप है और कोई है जो आपके लिए रोज चाय बनाता है। कोई तो है जो चाय बनाता है। क्या चाय आप बनाते हो? नहीं। कोई है जो चाय बनाकर चला जाता है। बनाने वाला कौन पता नहीं। यानी कि हम किसकी तलाश कर रहे हैं? सब्जेक्ट की तलाश कर रहे हैं। और ऊपर से रूटीन की बात हो रही है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। हम बोलेंगे हु। अब मेक मतलब बनाना, हमें क्या करना है? मेक्स। हु मेक्स टी, तुम्हारे लिए, फॉर यू। ठीक है जी। उसी तरीके से अगर आप यहाँ हो और कोई आपको रोज कोई छेड़ता है, आपको मोलेस्ट करता है, छेड़ता है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ तुम्हें कौन छेड़ता है? कौन छेड़ता है तुम्हें? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हु मोलेस्ट्स यू, हु मोलेस्ट्स यू, या हु टीजेस यू। बताओ तुम्हारी मदद कौन करता है? हु हेल्प्स यू। तुम्हें कौन डिस्टर्ब करता है? हु डिस्टर्ब्स यू। ऐसे बात करेंगे। लेकिन कल रात तुम्हें किसने डिस्टर्ब किया? अब हु डिस्टर्ब्ड यू, हु डिस्टर्ब्ड यू लास्ट नाइट। ओके। हर रात तुम्हें कौन डिस्टर्ब करता है? हु डिस्टर्ब्स यू एवरी नाइट। ओके। तुम्हारे घर हर संडे कौन आता है? हु कम्स टू योर हाउस एवरी संडे। ओके। कल रात तुम्हारे घर कौन आया? हु केम टू योर हाउस लास्ट नाइट। यस्टरडे नाइट नहीं होता है, लास्ट नाइट होता है। अब ये तो आपने हु को देखा। अब ध्यान से देखिए। अब यहां पर वो लड़की है जिसे किसी ने टच किया। यहां पर 3 लड़के खड़े हैं। अरे ऑडियो बंद कर लीजिए, गाना बना रहा है। 3 लड़के खड़े हैं। यहां पर इस लड़की का पापा पूछ रहा है इससे कि बेटिया बता, किस लड़के ने तुझे टच किया? अब यहां पर 3 खड़े हैं, इसमें से ऑप्शन दे के अगर पूछा जा रहा है किस लड़के ने, तो तुरंत आप यहां पर सहारा लेंगे विच। विच के बाद अगर लड़का है तो बॉय, लड़की है तो गर्ल, आदमी है तो मैन, औरत है तो वुमेन या लेडी, ऐसे करके आप बोलेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ भी तो वो सब्जेक्ट ही जानना चाह रहा है। तो विच के बाद डैश डैश, यानी कि विच लड़का, विच लड़की, जो भी आप बोलोगे। और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो किस लड़के ने तुझे टच किया बेटा, बता। विच बॉय टच्ड यू।
तो आप ये नहीं कह सकते कि खाली हु के साथ ऐसा होता है, ये विच के साथ भी होता है, लेकिन हर विच के साथ नहीं होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके बता दूं, ध्यान देना बेटा। किस लड़के को तुम सॉरी छूती हो? विच बॉय डू यू टच? देख लीजिए फर्क। अभी मैंने डू लगाया ना बेटा, किस लड़के को तुमने छुआ? विच बॉय डिड यू टच? लेकिन किस लड़के ने तुम्हें छुआ? विच बॉय टच्ड यू? फर्क देखिए, एक जगह लग रहा है, एक जगह नहीं लग रहा है। पकड़िए, कौन सा लड़का तुम्हें हर रोज छूता है? विच बॉय टचेज यू डेली? कोई बता सकता है कि मैं ऐसा भेदभाव क्यों कर रहा हूं? एक में डू डज डिड लग रहा है, एक में नहीं लग रहा है। यहां पर डिड क्यों लगा? पास्ट तो ये भी है, विच बॉय टच्ड यू, इसमें क्यों नहीं लगा? सर इसमें डूअर का पता है और इसमें डूअर का पता नहीं। सब्जेक्ट का मालूम है यहाँ पे, गर्ल सब्जेक्ट है तो इसलिए सर डिड आया है। जी, अब ध्यान से इसको देखिए। अब ये लड़की है, अगर इस लड़की से मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला कि बेटा एक बात बताओ, तुमने कौन से लड़के को छुआ? अब यहाँ 2-3 लड़के हैं, तो छूने वाली कौन? ये है ना, इसने छुआ ना, तो सब्जेक्ट ये हो गई, और ये बेचारे कौन हो गए? ये ऑब्जेक्ट हो गए। तो हमें तो सब्जेक्ट पता ही है, ये लड़की ने छुआ है। तो जब पता है, आराम से आप डू डज डिड सब लगाइए कि बेटा तुमने कौन से लड़के को छुआ? विच बॉय डिड यू टच? यहाँ यू छूने वाली है तो हम आराम से डिड लगाएंगे। लेकिन बेटा कौन से लड़के ने तुमको छुआ? अब छूने वाले कौन हो गए? लड़के हो गए, ये डूअर है और हमें पता ही नहीं है कौन सा लड़का, तो विच बॉय टच्ड यू। ये फर्क याद रखिए, ये है डिफरेंस। और देखिए समझ में आएगा। सर इसका पीडीएफ मिल जाए ना? बिल्कुल, जो मैं पढ़ाता हूँ पीडीएफ साथ साथ मिलता है, मिल जाएगा। अच्छा, अब हु हो गया, विच हो गया, ठीक। यही लड़की है यहाँ पर। कल इस लड़की को कुछ लोगों ने डिस्टर्ब किया, और यहाँ पर मान लो बहुत सारे लोगों ने डिस्टर्ब किया, और हम इससे पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ कि कितने लोगों ने तुम्हें डिस्टर्ब किया? ये लड़की तो ऑब्जेक्ट है, डिस्टर्ब करने वाले कौन है? ये लोग है ना, सब्जेक्ट ये है। लेकिन इन लोगों में मुझे पता नहीं कि 2 थे कि 4 थे कि 5 थे, कितने लोगों ने तुम्हें डिस्टर्ब किया? तो अब बताओ कितने का क्या हो जाएगा? हाउ मेनी। तो जैसे आप हाउ मेनी लगाओगे, हाउ मेनी बॉयज गर्ल्स जो भी बोलोगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा तो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हर हाउ मेनी के साथ नहीं, जहां पर हाउ मेनी सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। सब्जेक्ट है ना, छूने वाले कितने लोगों ने तुम्हें बॉदर किया, सब्जेक्ट है, हमें पता नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे? ऐसे, हाउ मेनी, मान लो ठीक है, हाउ कितने लड़कों ने, हाउ मेनी बॉयज डिस्टर्ब्ड यू, डिस्टर्ब्ड यू। कितने लड़कों ने तुम्हें छुआ? हाउ मेनी बॉयज टच्ड यू। कितने लड़कों ने तुम्हें अब्यूज किया? हाउ मेनी बॉयज अब्यूज्ड यू, अब्यूज्ड यू। लेकिन तुमने कितने लड़कों को अब्यूज किया? अभी भी तो हाउ मेनी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी बॉयज डिड यू अब्यूज। अब एकदम डिफरेंस देख लीजिए, यहां भी हाउ मेनी, यहां भी हाउ मेनी, यहां भी बॉयज, यहां भी बॉयज। यहां डिड लग रहा है, यहां डिड नहीं लग रहा है। जो समझ गया वो हीरो है, जो नहीं समझा वो गया। तो बात को समझिए। हम अगर इस लड़की से सवाल कर रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि अच्छा बेटा तूने कितने लड़कों को गाली दी, गाली देने वाली कौन? ये लड़की, ये सब्जेक्ट है, इसी ने गाली दी है, सब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? हाउ मेनी बॉयज डिड यू अब्यूज। लेकिन कितने लड़कों ने तुम्हें गाली दी, अब डिड नहीं लगेगा। हाउ मेनी बॉयज ये अब्यूज्ड यू, ये डिफरेंस है जी। ओके, और देखते हैं।
कितने लड़के कल तुम्हारे घर आए? हाउ मेनी बॉयज How केम many टू boys came to your house? योर हाउस यस्टरडे? ओके, कितने लोगों ने तुम्हें मैसेज भेजे? How many people sent you messages? Sent सेंट यू messages. मैसेजेस। ओके, कितने लड़कों ने तुम्हें इनवाइट किया? How many How many boys इनवाइटेड यू। invited you? तुमने कितने लड़कों को इनवाइट किया? How many boys did you invite? Did you invite? डिड यू इनवाइट? तो हु हो गया, विच हो गया और हाउ मेनी हो गया। आप हाउ मच भी ले सकते हो, जैसे कि कितना पानी गिर गया। गिरने वाला कौन? पानी। how much water? गिरने वाला How पानी, much water? लेकिन उसमें कितना था हमें पता नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे? How much water हाउ मच वाटर, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल। हाउ मच वाटर फेल डाउन। fell down? इस तरीके से, कहीं से कहीं ऊपर से नीचे गिर गया तो वो, वैसे तो गिरने को स्पिल भी कहते हैं ना, सुना हो? स्पिल, छलक जाना, सुना है? हाउ मच वाटर, शायद स्पेलिंग ये होगा, स्पिल। ओके, कितना दूध फट गया तब? How many? हाउ मच मिल्क। How much milk? अब सीधा सेकंड फॉर्म, कोई डूडस तो नहीं लगेगा, कोई डिड नहीं लगेगा। सेकंड, वैसे तो दूध फटने को क्या टर्न सावर कहते हैं ना, तो हाउ मच मिल्क टर्न्ड सावर। और वैसे अगर दूध खराब हो जाए तो उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब आता है, गो ऑफ। गो ऑफ, इसके कई इस्तेमाल होते हैं। अलार्म का बजना, बंदूक से गोली का निकलना, और किसी फूड का या दूध दही का खराब हो जाना भी गो ऑफ में आता है। तो फिर कैसे होगा? हाउ मच मिल्क वेंट ऑफ। एक बार गो ऑफ, एक बार गूगल सर्च कर लेना आप, गो ऑफ है आराम से, डबल ऑफ है। इसके कई मतलब होते हैं, तो पूरा पढ़ना तब समझ में आएगा। कहीं पर लिखा रहेगा ना फूड वूड का खराब होना। अच्छा जी, अलार्म का बजना भी होता है, अलार्म का बंद होना नहीं होता, कभी ऑफ सोच के बंद होना समझ लो। ओके, तो ये आपका हो गया। और लगाते हैं, जैसे यहां पर एक बहुत ही एनर्जेटिक लड़का है, बहुत एनर्जेटिक है। तो ये लड़का एनर्जेटिक है। अब मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो तुम्हें एनर्जी देता है, क्या है? तो मतलब व्हाट, क्या होगा? व्हाट। तो अब हम कैसे सवाल करेंगे? हम लगाएंगे व्हाट। अगर What make हाँ, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको पता है वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। कोई डूडज नहीं है, कोई डिड नहीं। अगर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो मैं बोलूँ यार तुम्हें ऐसा क्या है जो एनर्जी देता है, तो व्हाट गिव्स यू एनर्जी। व्हाट गिव्स यू एनर्जी। हम कोई डूडज के चक्कर में नहीं पड़ना है यहाँ पर। व्हाट गिव्स यू एनर्जी, यार ऐसा क्या है जिसने कल रात तुम्हें एनर्जी दी? व्हाट गेव यू, व्हाट गेव यू एनर्जी लास्ट नाइट। ओके, ऐसा क्या है जो तुम्हें टेंशन देता है? व्हाट गिव्स यू टेंशन। ओके, ऐसा क्या है जो तुम्हें खुश बना देता है? व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ऐसा क्या है जो तुम्हें कल खुश बना दिया, खुश कर दिया? व्हाट मेड यू हैप्पी मानो कल, यस्टरडे। ये है, ऐसा क्या है जो तुम्हें इस कोर्स को ज्वाइन करने पे मजबूर कर दिया? व्हाट मेड यू ज्वाइन दिस कोर्स। कितना प्यारा है ना? ऐसा क्या है जिसने तुम्हें मेरा नंबर ढूंढने पर मजबूर कर दिया? व्हाट मेड यू सर्च के साथ फॉर आता है ना, सर्च फॉर माई नंबर।
ऐसा क्या है जिसने तुम्हें अपसेट बना दिया? व्हाट मेड यू अपसेट? मेड यू अपसेट। ऐसा क्या है जिसने तुम्हें खराब जिंदगी दे दी? व्हाट गेव यू फॉरेस्ट लाइफ। बैड लाइफ, मिजरेबल लाइफ, कहीं बैड कर देते, बैड लाइफ। ओके जी, अब इसमें अगर मैं बोल दूं कि विच टाइप ऑफ, किस तरह की चीज़ें तुम्हें एक्साइटेड बना देती है, तो कैसे बोलेंगे? टाइप ऑफ Which type of things excited, make you excited? यहाँ पर make इसलिए बोला कि things हो गया ना, ज़्यादा है तो s नहीं लगा सकते ना यहाँ पे। What type of things make you excited? और ऐसा क्या है जिसने excited बना दिया, तो what made you excited? किस तरह की लड़कियाँ तुम्हें attract करती हैं? Which type of girls attract you. attract you? टाइप्स, हाँ टाइप्स लो, इस टाइप्स, अलग अलग टाइप्स लो। समझ में आएगा इस? तो इसको आराम से फिर से देखिए, जब आप सवाल पूछेंगे और पूछते पूछते आपने कहा कि तुम्हें किसने धमकी दी? डायरेक्ट, हु थ्रेटन्ड यू? हु थ्रेटन्ड यू? ओके। तुम्हें किसने बुलाया? हु Called you. ओके, ठीक है। लेकिन तुमने किसको बुलाया? इसको भी आराम से देखिए। ये जो whom है ये किसको दिखाता है? ऑब्जेक्ट को दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आप हो और आपने किसी को कॉल किया, तो करने वाले आप कौन हो गए जी? सब्जेक्ट। और एक कॉल जहाँ पे गया, ये कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। और हमें ऑब्जेक्ट का जब पता ना हो तो हमारे पास कौन सा टूल है? whom, यही है ना? whom मतलब ऑब्जेक्ट। तो तुमने किसको कॉल किया? whom did you call? तुमने किसको गाली दी? whom did you abuse? तुमने किसको इनवाइट किया? whom did you invite? इस तरीके से। तुमने कल किसको थप्पड़ मार दिया? whom did you slap yesterday? तो इससे ये पता चल रहा है कि थप्पड़ मारने वाले कौन? आप। लेकिन आपने किसको मारा, तो किसको की इंग्लिश क्या है? whom। समझ रहे? इनवाइट करने वाले आपने इनवाइट किया, लेकिन किसको किया? राम को किया, सोहन को किया, मोहन को किया, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे whom did you invite? तब इसका आंसर क्या आएगा कि मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया। तो कैसे आएगा आंसर इसका? I invited my friends. I invited my friends. तो whom हम क्यों लगाते हैं? जब हमें जानना होता है कि आपने जो किया, आपने जो मारा पीटा, वो किसको मारा पीटा। आपने किसी को इनवाइट किया तो किसको इनवाइट किया, उस बंदे का जिक्र बताओ, उसका नाम बताओ, तो हम whom करके यूज करते हैं। जैसे तुमने किसको पढ़ाया, कैसे होगा? whom did you teach? तुमने किसको बताया मेरे बारे में? whom did you tell about me? ओके। तुमने किसको मनाया? whom did you मनाने को? persuade. whom did you persuade? तुमने किसको कन्विंस किया? whom did you convince? ओके। हाँ, तुम किसको डांटोगे? फ्यूचर टेंस। whom will you scold? ये है जी। आए समझ में थोड़ा बहुत?
लेकिन वही कि तुम किसके साथ बैठोगे तो विद लगाना पड़ेगा। विद होम विल यू सिट। तुम किसके साथ नाश्ता करोगे? With whom With whom will you have breakfast? ब्रेकफास्ट। ओके, तो हु और हुम का ये डिफरेंस है। जैसे कि तुम्हें पैसे कौन देता है? हु गिव्स यू? Who gives you money? हु गिव्स यू मनी। और तुम किसको पैसे देते हो? whom do you give money? ये देखिए, सर वो हैव लगाया ना ब्रेकफास्ट ये पास वो उधर टेक लगा तो जमेगा क्या? हाँ हाँ जमेगा, पूरा जमा देते हैं। ये लीजिए, ये जमेगा भाषा तो मुंबई की है भैया। कोई मुंबई से है क्या? नहीं पुणे। पुणे? अरे महाराष्ट्र, वही तो मतलब महाराष्ट्र में तो भाई जमेगा। ओके ओके, बिल्कुल जमेगा, जमा दे। ये लो टेक लगा दो। आज के एक्चुअली ना अच्छे इंग्लिश में ना आजकल हैव होने लगा, सबको पता है ना। हैव फूड, हैव ब्रेकफास्ट, थोड़ा हाई फाई होने लगा ना। ओके फाइन गाइस, तो तुम्हें टेंशन कौन देता है भाई? हु गिव्स यू tension? टेंशन। और तुम किसको टेंशन देते हो? whom do you Give tension. Give tension. ये है डिफरेंस। अब जबकि थोड़ा अभी हाई फाई इंग्लिश में क्या हो गया है कि लोग हुम कम यूज़ करने लगे, अंग्रेज लोग खासकर। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, बट बताना मेरा फ़र्ज है। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट है, अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है। बट ऐसे तुमसे कौन बात कर रहा था? हु वॉज टॉकिंग टू यू। और बोलना है तुम किससे बात कर रहे थे, तो वैसे तो हमारे लिए होगा कि whom were you talking, ये होगा ना, whom were you talking या talking to। लेकिन अंग्रेज इसको ऐसे बोलेंगे who was talking to who नहीं, who were you talking to। तो आजकल who से वो दोनों काम चलाने लगे हैं, मतलब who से सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी। अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे कि तुम्हें किसने स्लैप किया, तो कैसे होगा? हु स्लैप्ड यू। और तुमने किसको स्लैप किया, हम कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे ना, whom did you slap। लेकिन कहीं कहीं एडवांस में आपको शायद ऐसे कोई बोलता दिख जाए कि who did you slap। Yes sir, ये सुना है ये who did you slap। हाँ who। तो अगर कभी ऐसा इजी भी लग रहा है। हाँ इजी लग रहा है ना, तो उन्होंने क्या किया कि हु से दोनों काम कर ली। इधर डिड लगा दिया तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वाली फीलिंग दे रहा है, और नहीं लगाया तो सब्जेक्ट वाली फीलिंग दे रहा है। काफी वर्ड्स इंग्लिश के खत्म हो जाएंगे, खत्म एक से ही काफी सारे काम चल रहा है। तो अभी हाई लेवल पे ये चलना शुरू तो हुआ है, और अभी हर गांव गली कूचे में नहीं पहुंचा है, लेकिन पहुंचेगा। तो ये बैंगलोर पहुंच चुका है, क्योंकि मैंने ये नोट हाँ किया है। मैंने भी बैंगलोर भी सुना है सर। बैंगलोर का कम से बैंगलोर इज क्वाइट हाई फाई। बैंगलोर पुणे सब हाई फाई माना जाता है। तो वहाँ वहीं तो सारे इंजीनियर तो इधर ही है बैंगलोर में। बैच में काफी सारे बैंगलोर से हैं। कर्नाटका कौन सा लैंग्वेज चलता है? कन्नड़ बैंगलोर में। कन्नड़ यस सर। यस, पुणे में मराठी। ओके फाइन। बैंगलोर शिफ्ट होना चाहिए था आपको। यस यस, अच्छा है। कम से कम उधर नारियल 20 रुपए तो मिलेगा, इधर तो 60 रुपए। सब जगह 20 नहीं सर, लेकिन हाँ 20 का मतलब नहीं है। मिल रहा है, सब नहीं मिल रहा है। मिलता है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है सब जगह नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम 30 से ज्यादा यहाँ पे 60, बहुत कम तो 50। पर सर को आईटी में नहीं जाना था, एक्टर बनना था, तो इसलिए सर मुंबई। गुड वन। ओके, तो तुमने किसको बताया? वैसे तो whom did you tell, लेकिन अगर हम थोड़ा हाई फाई जाए तो who did you tell भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम किससे बात कर रहे थे, तो ये भी हो सकता है who were you talking to, ये भी तो हो सकता है। और तुमसे कौन बात कर रहा था? who was talking to you।
एक ही हु से देखो दोनों काम चल गए। और जैसे हम विद होम वाला जो कर रहे थे कि तुम किसके साथ रहते हो, हम क्या बोलते हैं, विद होम डू यू लिव। क्या पता अंग्रेज ऐसे कर दे, हु डू यू लिव विद, हैं, हु डू यू लिव विद, ये भी तो हो सकता है। तो क्या पता आगे सुनने को आपको मिले ये सब। ओके, और अच्छे लेवल पे ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मैं एक इंग्लिश लिख रहा हूँ, इसकी हिंदी बताना। हु डू यू थिंक कैन विन द मैच। तुम क्या सोचते हो कि कौन जीतेगा? हाँ जी, तो इस तरीके से भी आता है। तो यहाँ पर आ गया कि हु डू यू थिंक। अब जिसको नहीं पता वो तो सोचेगा बेचारा हु मतलब कौन, वो तो इसी चक्कर में रह जाएगा ना, हु मतलब कौन। तो कौन यू थिंक, कौन तुम सोचते हो, ऐसे ही अटक जाएगा बेचारा हिंदी करते करते कि हु डू यू थिंक, कौन तुम सोचते हो। कैन मतलब वो हिंदी वाले क्या सोचते हैं, कैन मतलब सकता, तो कौन तुम सोचते हो सकता है जीत मैच। उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो ये चलता है हाई लेवल पे। एक और जैसे कि हु डू यू थिंक could have been at the door last night। अगर ऐसा लिखा हो, तुम क्या सोचते हो कि पिछली रात दरवाजे पे कौन था? हाँ, कौन रहा हो हो, सकता था। कौन रहा होगा, कौन हो सकता था। ये तो ये आजकल हु बहुत पॉपुलर हो गया है। ओके, तो बताओ कि तुम किसको प्रपोज करोगे, कैसे होना चाहिए। वैसे तो होगा whom, Who will अगर मतलब अपना ट्रेडिशनल देखें तो whom will you propose, जो सबसे आसान है whom will you propose। और अगर who से ही काम चलाना है तो who will you propose। चाहो तो यहाँ to भी लगा सकते हो, who will you propose to, ऐसे। सर ये लास्ट में आजकल ये सभी वर्ड्स में ऐसे टू, फॉर, विद ऐसा लगा रहता है ना। जिनके साथ जैसे प्रपोज के साथ टू बैठता है, फिट बैठता है, लोग बोलते नहीं बट बैठता है। जैसे टॉक है, टॉक के साथ टू आता है, जिनके साथ आएगा उन्हीं के साथ। अच्छा अच्छा, तो बात करने में टू आता है, तो इस टू को हमें पीछे लगा देना इधर। जैसे कि अगर हमें किसी के साथ हम बैठते हैं, रहते हैं, तो विद आता है ना, तो हमें उस विद को लास्ट में लगाना है। जैसे था ना कि हु डू यू हैव ब्रेकफास्ट, और यहाँ विद लगा दिया। विद, तो यानी कि हम जो ये करते हैं ना, विद होम डू यू टेक ब्रेकफास्ट, वही वाली फीलिंग दे रहा है। ओके, जैसे कि किसी ने बोला कि मेरे पास बैठने को कुर्सी नहीं है, तो ऐसे बोलेगा आई डोंट हैव अ चेयर टू सिट ऑन। लास्ट में ऑन भी लगाया। मेरे पास लिखने को पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन टू राइट विद। लेकिन अभी आप में से बहुत लोगों को नहीं पता था, तो विद नहीं लगाते ना, खाली राइट पे रुकते ना, क्योंकि पेन के साथ जब हम लिखते हैं तो हमेशा विद लगाना पड़ता है। जैसे कि मैं पेन से लिख रहा हूँ, कैसे होगा, आई एम राइटिंग विद अ पेन। ओके, बाय पेन नहीं होगा, क्या हो गया, बाय पेन, ना बाई पेन नहीं होगा। वो आप वो द्वारा और से के चक्कर में ना फंसे। आप कोई से सोच के बेचारा कहीं फ्रॉम ना लगा दे और द्वारा में बाई ने लगा दे। तो ये अंग्रेजी में फिक्स्ड होते हैं ना कि पेन से लिखोगे तो विद आएगा। ओके, तुमने उसे किस हथियार से मारा, तो विच वेपन डिड यू किल हिम विद। वेपन के साथ भी विद आता है, लाइक विद नाइफ, यू नो, विद गन। बाई तो होता है कि किसी आदमी के द्वारा, यू नो, किसी के द्वारा उसको मार दे। सर एक हम देखें कि बाय का थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ट्रक वगैरह के लिए बाई आ सकता है कि उसे ट्रक से कुचल दिया गया, ही वॉज क्रस्ड बाय द ट्रक,
यहाँ आ सकता है। लेकिन जो जैसे चाकू छुरी, इसका एक लिस्ट है, चाकू छुरी पेन वैन जो होते हैं, इस सब में आपको विद लगाना पड़ता है। व्हीकल के लिए बाय आता है, राइट? वो सब आ जाएगा बाय। लिस्ट है तो सेंड कर दीजिए ग्रुप में। मुझे भी ढूंढना ही पड़ेगा लिस्ट वो। ओके सर। एक्चुअली ना ग्रामर की किताब में ना कुछ ऐसे लिस्ट बना के लिखे रहते हैं कि इनके साथ ये लगेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि मुझे फीवर है, तो हम कहते हैं कि आई हैव फीवर, ऐसे बोलते हैं ना, आई हैव फीवर। प्योर ग्रामर में जाओगे तो आई हैव अ फीवर, यू नो, अ रहता है। जैसे कि किसी ने बोला डोंट मेक नॉइज़, और प्योर ग्रामर में होगा डोंट मेक अ नॉइज़, है ना, ए लगा हुआ है ना। तो जैसे कि वो नहा रहा है, तो आपने बोला ही इज़ टेकिंग बाथ। प्योर ग्रामर में ही इज़ टेकिंग अ बाथ, ही इज़ हैविंग अ शावर। अब लोगों को वो लगता है कि ए कोई एक बात थोड़ी होगा, एक नहाना थोड़ी होगा, वो उस हिसाब से सोचते हैं। ये ग्रामर का नियम है। जैसे कोई जल्दी में है तो बोलेंगे ही इज़ इन अ हरी, अ लगता है। आप क्या बोलोगे, ही इज़ इन हरी, लेकिन आप एक नहीं लगाते हो। कोई टोकता नहीं कि स्पोकन में चलता है, बट रियलिटी ये है। यहाँ तक कि रेस्ट लेने में भी लगता है कि आई वॉन्ट टू टेक अ रेस्ट। आपको सोचेगा एक रेस्ट, वो ऐसे सोचेगा ना, हिंदी की तरह सोचता है, लेकिन यहाँ ये ग्रामर है, बना बनाया इनका है। लेकिन मैं भी किसी को नहीं टोकता हूँ कि कौन, अब टोको तो उसको फिर पूरा बोल वचन देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ये है। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, और मेक अ नॉइज तो सुना ही होगा, ये तो सुना होगा नहीं? सर मेगा नॉइज तो सुना है सर। हाँ, तो जो आपने सुना है वो आप तुरंत बर्दाश्त कर गए, जो नहीं सुना है वो उतर नहीं रहा है गले से नीचे। वही है जो धीरे धीरे कहीं किताब में देखो, वही होता है, धीरे धीरे उतरेगा ना। ऐसे तमाम लिस्ट आती है। अब फीवर के साथ डॉक्टर भी कोई ए नहीं बोलता है, डॉक्टर भी कहता है ही हैज़ फीवर, यू नो। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना, उनके एग्ज़ाम में एक एक पॉइंट आता है। यहाँ तक कि कोई ये बोलता है कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो वो भी गलत ग्रामर मानता है, बोलता है टीचर ऑफ इंग्लिश बोलो। इंग्लिश टीचर बोलोगे तो अंग्रेज कहलाओगे, वो तो इंग्लिश मतलब अंग्रेज, यू नो। तो इतना ग्रामर में कौन ध्यान देगा, कोई ज़्यादा ही ग्रामर हो गया। आइए, तो हम अपने क्वेश्चनिंग पर काम कर रहे थे। तो अब जब आप सवाल पूछेंगे किसी से, तो मैं आपको थोड़ा चेक कर लेता हूँ। जैसे अगर पूछना है कि तुम कब जाओगे, तो तुरंत आप टेंस कैसे लगाओगे, व्हेन विल यू गो। और तुम कब जाते हो, अगर स्विच करना हो तो व्हेन डू यू गो। और तुम कब गए, स्विच कर लो, व्हेन डिड यू डिड यू गो। डिड यू गो। ओके। और तुम कब जा रहे थे, अब व्हेन वर यू गोइंग। तुम कब जा रहे हो, व्हेन आर यू व्हेन आर यू गोइंग। तो बस यही स्विच करना है, ये आ गया तो आपको सवाल पूछ लोगे। अब है कि सवाल को आगे कैसे बढ़ाए। सर एक क्वेश्चन है। जी सर जी जी पूछिए। सर एक क्वेश्चन है। हम्म, हेलो। आगे बढ़िए ना, क्वेश्चन के आगे बढ़िए, बोलिए। और सर ये है कि मैं 2 साल पहले मार्केट गई थी। सर इसमें हेड आएगा कि वेंट से ही बनेगा? देखिए ये बड़ा कन्फ्यूजन है। वैसे तो वेंट से बनेगा कि आई वेंट टू मार्केट। सर इसमें टाइम दिखा है ना 2 साल पहले। जी 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 मैं वही समझा रहा हूँ। आई वेंट टू मार्केट 2 years ago। एक तो जनरली ये बनता है, लेकिन हैड मतलब इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। हैड तब लगता है जब कुछ ज़्यादा ऐसा फोर्स करना हो कि नहीं उससे पहले ही मैं चली गई थी, यू नो, वो घटना घटने से पहले ही चली गई थी। जैसे अगर आपको ऐसा बोलना है नॉर्मल कि 2 दिन पहले मैं पार्क गया, तो जनरल इंग्लिश है आई वेंट टू पार्क 2 days ago। 10 दिन पहले उसने मुझे इन्फॉर्म किया, तो ही इन्फॉर्म्ड मी 10 दिन पहले 10 days ago। अब यहाँ पर कई लोग हेड लगा देते हैं, वो ये सोच के कि 10 दिन पहले ही उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, कुछ ऐसा हिंदी में सोच लेते हैं
और इसलिए वो हैड लगा देते हैं, बट इसको क्लियर करना बहुत मुश्किल है। ये सर लग रहा था टाइम है तो हेड विन होगा। इसको करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हैड जब आप पढ़ेंगे ना तो बस उसमें ये रहता है कि एक घटना घटने से पहले ही कुछ हो गया था। जैसे अगर यहाँ रहता ना कि तुम्हारे आने से पहले मैं पार्क चली गई थी, यू नो, तब तो आराम से आ जाता, तब ऐसे आ जाता कि आई हैड गॉन टू पार्क तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम। कोई बोलता है यार जैसे कि कहाँ गया, 2 दिन पहले है ना, 2 साल पहले, अगर कोई बोलता है कि यार मैं 2 साल पहले तुम्हारे पास आया था तुम थे नहीं, तब कहे कि अच्छा 2 साल पहले मैं तो यार मुंबई गया था, तब बंदा बोल सकता है आई हैड गॉन टू मुंबई 2 years ago। तो वो भी इसलिए कह रहा है कि 2 years ago 2 साल पहले, कि जब तुम आए थे ना, जब तुम आए थे, व्हेन यू केम, कहने का मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं चला गया था, इस सेंस में तो आता है। बाकी आप जो बोला सर किताब में था डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। हाँ वो वही सेंस है, वही सेंस है। लेकिन ये जो है ना, ये बस देखने में ऐसा लगता है कि यार हेड लगा दो, लेकिन ग्रामर इसको नहीं मानता है। तो स्पोकन में लोग कह देते हैं, इसका कोई उपाय तो है नहीं, कोई उपाय नहीं है इसका। सर एक चीज पूछना था सर, जैसे अपन बोलते हैं एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, और एक और बोलते हैं एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला। जी 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 जी। हाँ तो क्या पूछना क्या है इसमें? ऐसा भी होगा ना सर, आई हैड लेफ्ट माई जॉब 2 years ago। ये भी वही बात है, वही भी मुश्किल वाला है। मतलब ग्रामर ऐसे नहीं मानेगा। यहाँ अगर ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर कोई बोले कि तो तुम दोबारा वहाँ पर तुमने वहाँ काम किया, अरे नहीं मैंने तो पहले उसको 2 साल पहले ही छोड़ दिया था, अगर ये एक फीलिंग आ जाए, कोई बंदा कह रहा है कि तुम वहाँ गए, तो नहीं मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि ये जाने से पहले ही मैंने छोड़ दिया था, तब तो बंदा हैड बोलेगा, यू नो आई हैड लेफ्ट दैट जॉब। लेकिन कोई जनरली बोले, जैसे यहाँ पर आए, बहुत टफ है इसको समझाना। जैसे कोई आए, कोई ऐसे बोले कि गाइस 2 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और अब मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, ये डायलॉग उसको बोलना है। अब वो कैसे बोलेगा? उसको हैड नहीं बोलना है, बोलेगा कि गाइस आई लेफ्ट माई जॉब 2 साल पहले, 2 years ago। नाउ, अब मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, नाउ आई एम, जो भी है, सर्चिंग, लुकिंग, सीकिंग, जो भी बोलो, सीकिंग फॉर अ जॉब या जो भी जॉब। कोई बोले कि गाइस 5 साल पहले मैंने शादी की थी, तो हैड नहीं बोलेगा, सीधा क्या बोलेगा कि आई गॉट मैरिड 5 साल पहले, 5 years ago। हैड तब आता है कि जब तूने मुझे प्रपोज किया ना, उससे पहले ही मैंने एक्चुअली शादी कर ली थी, अब वो हैड बोलेगा कि आई हैड गॉट मैरिड बिफोर यू प्रपोज्ड। ये दिक्कत है। किसी दिन हम इसका डाउट लेके बैठे, किसी दिन इसका डाउट पूरा लेके बैठेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। सर वो एज का बता दीजिए। हाँ हाँ, ये ऑडियो ऑफ कीजिए ना, क्या ठक ठक हो रहा है। देखिए ये जो एज है, इसके कुछ मतलब होते हैं, अब उसको देखते हैं। एक इसका मतलब होता है, जैसे आपने कभी सुना है नो सूनर, सुना है किसी ने? नहीं सुना है नो सूनर। तो इस सेंस में इसका मतलब होता है कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला कि बारिश होने लगी, मान लो, तो हाई लेवल में ऐसे चलता है कि नो सूनर आई, यहाँ पर वो लगा दीजिए, डिड लगा दीजिए, नो सूनर डिड आई ओपन द डोर देन इट स्टार्टेड रेनिंग। इसी का आसान वर्जन है एज आई ओपन द डोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये एक एज का इस्तेमाल है, ये अकेला नहीं चलेगा, 2 सेंटेंस लगाने हैं।
जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो कैसे बोलना होगा? एज आई, हाथ पकड़ा है, एज आई हेल्ड हर हैंड शी स्लैप्ड मी। जैसे ही मैं बाथरूम में गिरी मेरे घर वाले मेरे पास आ गए। एज आई फेल इन द बाथरूम माई फैमिली मेम्बर्स केम टू मी, यू नो। ओके, जैसे ही मैं चिल्लाने लगी लोगों ने दवाई मेरे जख्म पे लगा दिया। एज आई स्टार्टेड, एक दर्द से चिल्लाने को, एक क्या था, मोर्निंग, मोर्निंग है, एक मोन होता है, एक बार सर्च कर लेना। एज आई स्टार्टेड मोर्निंग। कोई गूगल पे देखेगा क्या? MOAN देखना, दर्द से कराहना, ये देखना जरा, तुरंत देख लीजिए। MOAN। दर्द से कराना, ठीक। तो एज आई स्टार्टेड मॉर्निंग, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने उस पर क्रीम लगा दिया, या मान लो कि मेरे पति ने, माई हस्बैंड अप्लाइड क्रीम ऑन द ब्रूज, जख्म पे लगा। एक तो ये एज है, ये अकेला नहीं आएगा, ये दुकेला आएगा कि जैसे ये हुआ तो इसका एक रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये एज के एक इस्तेमाल के अंदर आता है। अच्छा, दूसरा है आपका इस एज को हम कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं क्योंकि। एक कारण को दिखाता है। कैसे? दिखाइए, अभी दिखाते हैं। जैसे कि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है सबको पता है। अब यहाँ पर एक लड़की कह रही है कि क्योंकि बारिश हो रही है अब मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, तो एक ऐसा कारण, ये ऑफिस नहीं जाएगी, ये रिजल्ट है। ऑफिस नहीं जाना एक रिजल्ट है। क्यों नहीं जाएगी, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि बारिश हो रही है, ये कारण है ना। तो ये इस डिपार्टमेंट में आता है, कॉज एंड इफेक्ट। ये ऑफिस नहीं जाएगी, ये इस कारण का इफेक्ट है, ये प्रभाव है। तो कारण जब सबको दिखाई दे रहा हो तो हम एज लगा के उसको फिर से गिनवाते हैं कि एज इट इज़ रेनिंग, एज इट इज़ रेनिंग, यानी कि अब इसको जो भी हिंदी में कहे, जैसा कि बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश हो रही है, चूंकि बारिश हो रही है, इसकी हिंदी बहुत है। अंग्रेजों को चूंकि क्योंकि से लेना देना नहीं, उनको है कि एज इट इज़ रेनिंग का मतलब कि देख लो भाई लोग, जैसे कि बारिश हो रही है, आई कांट गो टू ऑफिस। तो ये जो कारण है ये सबको दिखाई दे रहा है, हम फिर से उसको याद दिला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि जैसा कि गीता एक सीनियर सिटीजन है, यानी कि सबको पता है कि सीनियर सिटीजन, पता नहीं है कि नहीं है, योर 60 अभी नहीं हुई ना? नो सर, 44। अरे आई एम सो सॉरी, आप सीनियर सिटीजन नहीं है। ओके ओके, अच्छा मैं कुछ और बोलता हूँ। अच्छा, जैसे ये कहते हैं, अच्छा जैसा कि गीता हमसे सीनियर है, ये तो कह सकते हैं एज, तो सबको पता है तो हम एज करके फिर से याद दिला रहे हैं कि एज गीता इज सीनियर टू अस, हमसे सीनियर है तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। वी शुड लिसन, वी शुड लिसन टू हर। तो ये मैं एज करके क्यों बोला? हमें बात सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? कारण क्या है? क्योंकि वो सीनियर है। अच्छा, ये एज क्यों लगाया? क्योंकि हम सबको पता है ना, सारे लोगों को पता है कि वो सीनियर है, तो एक याद दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए हम किसी को बोले कि जैसा कि आप अकाउंटेंट है तो आपको पता होना चाहिए ना अकाउंट के बारे में, तो मैं कैसे बोलूँगा? एज यू आर एन अकाउंटेंट यू मस्ट नो अबाउट द अकाउंटेंट, ये जो भी है अकाउंट व्हाटएवर, अकाउंटेंसी क्या बोलेगा, अकाउंटेंसी व्हाटएवर। तो अब बताओ कि जैसा कि आप टीचर है, आपको हमें समझाना चाहिए, कैसे होगा? एज यू आर अ टीचर यू मस्ट मेक अस अंडरस्टैंड। ये एज का दूसरा इस्तेमाल है। एज का तीसरा इस्तेमाल देख लीजिए भाई, देख ही रहे हो तो देख लो। ये होता है कि किसी रूप में, जैसे कि आई एम वर्किंग एज अ टीचर, शी इज, शी हैज़, मान लो शी हैज़ कम हेयर एज माई लॉयर। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि वो यहाँ आई है मेरे
लॉयर की तरह। हाँ, लॉयर के तौर पर, यू नो। ओके, डोंट बिहेव एज माई वाइफ, मतलब मेरे वाइफ की तरह बिहेव मत करो। ओके, ट्रीट मी एज योर फ्रेंड, एज योर फ्रेंड। हालांकि इसकी जगह आप लाइक भी कह सकते हो, लाइक योर फ्रेंड। स्पोकन में एज भी चलता है। ओके, फाइन। मैं 2 साल से एक मैनेजर की तरह काम कर रहा था। तो आई हैड बीन वर्किंग एज अ मैनेजर फॉर 2 years। 2 years। एक ये एज होता है। एक न्यूज़पेपर में आपको एज मिलेगा, जब किसी गुंडे को पकड़ लिया जाता है तो ऐसे लिखा जाता है कि he has been identified as Ram alias कालू। कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि उसे पहचान लिया गया है राम के तौर पर। राम एलियस मतलब उर्फ कालू, मतलब राम है और घर पे उसका नाम क्या है? कालू। कालू हरियाणा में क्या होता है? कालू। ल को भी अड़ा बोलते हैं ना, कालू। ओके, ऐसे एज चलता है जी। इतने सारे एज है, समझे भाई साहब? एज भाई साहब समझ गया। तो इसलिए अब ये सब तो हम आगे सीख ही लेंगे गाइस। अभी हमारा टारगेट है सवाल और जवाब, और मुझे वैसे भी लेट हो गया है। तो अब आपको मैं बहुत सारे टॉपिक्स भेजता हूँ, हर एक टॉपिक पे आपको सवाल जवाब करने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे भी प्रैक्टिस होगी, पहले मैं भेज दूँ जरा आपको। इसका पीडीएफ भी भेज देना।